आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में लगातार हम बहस कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसे कहते हैं आरक्षण यानी रिजर्वेशन। शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, वीजे हो, एनटी हो और ओबीसी हो, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको एक नई जिंदगी दी है। उनको जो चांस मिलता है आरक्षण के वजह से मिलता है। पिछले 3000 सालों से जिन जमातियों को, जिन जातियों को यहाँ की परंपरा ने, यहाँ की वर्ण व्यवस्था में जंगल में रहना पड़ा या फिर गांव के बाहर रहना पड़ा, उनको प्रतिनिधित्व देने का काम आरक्षण करता है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मधुकर उके जी, जो कि ट्राइब्स में काम करते हैं, आदिवासियों के अधिकार के लिए काम करते हैं, संविधान के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, वो इस स्टूडियो में हमारे साथ उपलब्ध है। उके साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 3000-4000 सालों से एक वर्ग है जो यहाँ का मूल निवासी है, जिसको आदिवासी कहा जाता है, मूल निवासी कहा जाता है, और फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार जिन्हें शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। ऐसे लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व जब आप करते हैं तो बहुत सारी समस्या भी आती है। तो क्या है, इतने सालों से आप इन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनके हकों, इनके अधिकारों के प्रति कैसा है ये आंदोलन? यह आंदोलन जो चालू हुआ है अभी, भारतीय संविधान ने जो मागास वर्गीय लोग हैं, जो अनुसूचित जातियाँ हैं, अनुसूचित जमातियाँ हैं, एनटी वीजेएनटी है, इन लोगों का विकास के लिए उनको समाज के प्रगति में उनका हिस्सा मिलना चाहिए, उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने घटना में नौकरियों में जो आरक्षण दिया है, उसमें बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी हुआ है। जो दबा हुआ तबका था, जो जंगल पहाड़ों में रहता था, दरिया में रहता था, ऐसा समाज को, इस समाज को इस आरक्षण के तत्वों के कारण, जो घटना में जो तत्व दिए है, उसके कारण बहुत सारी सहूलतियाँ मिली हैं। और उन्होंने खुद का विकास करते करते भी उनका जो समाज जुड़ा हुआ रहता है, उस समाज का भी विकास के लिए उन्होंने हाथभार लगाया है। इस तरह से आरक्षण के इससे कि बहुत सारे यहाँ जो कुछ भी उपलब्धियाँ है, वो उपलब्धियाँ उनको मिलते जाने की वजह से जो भी दबा हुआ तबका था, उस तबके ने अपनी प्रगति करना चालू कर दी है। आपने देखा होगा कि कई सालों से ये जो तबका था, ये तबका बहुत दबा हुआ था। इसको कई तो एक अस्पृश्यता बोलते हैं अपन, अनटचेबिलिटी की, इससे भी ये तबका दबा हुआ था। ट्राइबल जो जंगल में पहाड़ों में रहता था, उसको जो अलिप्ततावाद जो बोलते थे अपन, अलिप्त रहते थे, ऐसा समाज ये आरक्षण के वजह से एक जगह आ रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि कई सालों से जो हम स्वर्ण लोग बोलते हैं, इस लोगों की जो नज़रिया थी हमारी तरफ में देखने की, वो जैसे हम उनके गुलाम हैं, और हमको वो हरदम ये चाहते थे कि यह तबका हरदम ये गुलामगिरी में रहे। और गुलामगिरी में रहे इसलिए अभी जो आरक्षण का जो मुद्दा बड़े ज़ोर शोर से चालू है जिधर उधर में, महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा चालू है। और इस मुद्दे को लेके जो कुछ पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां बोलिए या कोई संगठन, इस संगठन ने अभी तक आरक्षण के मुद्दे को आप देखिए, किसी भी संगठन ने, जो खुद को स्वर्ण संगठन बोलती है या राजकीय पक्ष ने भी अभी तक इस आरक्षण के मुद्दे के ऊपर में, जो आरक्षण मागास वर्गीय का रद्द कर दिया है पदोन्नति में, उसके लिए कोई भी सामने आया नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ मागास वर्गीयों के साथ में हो रही है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम इतिहास को भी देखते हैं कि 3-4 हज़ार साल से लोग जंगलों में रह रहे हैं, जो विकास की मुख्य धारा होती है उसमें वो आ नहीं पाए, अनटचेबिलिटी के वजह से, कास्ट सिस्टम के वजह से ये शेड्यूल कास्ट के भी लोग मुख्य धारा में विकास की पहुंच नहीं पाए। लेकिन संविधान ने जब से आरक्षण और सारी सुविधाएं दी है, इन 70 सालों में थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है।
इन 70 सालों में जितना विकास शेड्यूल ट्राइब्स विजेएनटी कर पा रहा है, उस पर भी सवर्णों की नज़र है। वो कहते हैं कि भाई ये तो उतना पढ़ाई भी नहीं करते, इनको इतने मार्क्स नहीं होते या फिर इतने उच्च शिक्षित नहीं होते, फिर भी इनको नौकरी मिलती है, फिर भी इनको एडमिशन्स मिल जाते हैं। यानी ये सरकार के जमाई है, इस तरह की बात जो करते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो पूरी गलत बात वो लोग कर रहे हैं जी। गलत इसलिए कर रहे हैं कि यदि अपने डाटा यदि निकाला है तो डाटा में हमारा जो मागास वर्गीय लोग है वो 33% ही है, और बाकी कितना परसेंटेज उनके पास में है। आज कोई भी नौकरियों का यदि अपने डाटा निकाले तो वो डाटा में वही लोग ज़्यादा है, स्वर्ण लोग। वो केंद्र सरकार के नौकरियां में रहे, महाराष्ट्र सरकार के नौकरियां में रहे, हर नौकरियां में उनका ही ज़्यादा परसेंटेज है। तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं वो हमको कि हम हाँ हमारा परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है? ये उनकी ये गलत फहमी है। और आज तक उन्होंने, उनका कहना अभी भी यही है कि आज तक हमने राज किया है, हमारा ही राज रहना चाहिए और हम ही सत्ता में रहना चाहिए, इस मागास वर्गीयों को सत्ता मिलना नहीं चाहिए। एक ढंग से उन्होंने एक सुनियोजित तरह से एक षड्यंत्र जो चालू किया है, उस षड्यंत्र का एक भाग ये भी है जो 7 मई 2021 का जो जीआर आया है, उस षड्यंत्र का एक भाग है। इसमें जिनको हम महाविकास आघाड़ी बोलते हैं, पुरोगामी बोलते हैं हमको, इस आघाड़ी के कुछ जो पक्ष है वो भी पक्ष डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन लोगों को साथ दे रहा है। और इसी वजह से आप देख, जो भी आंदोलन छेड़े जा रहा है या छेड़ गया है, उसके पीछे हमारी भी जो भावनाएं हैं, हमारा अधिकार है, हमको उनको भीख नहीं मांग रहे। बाबा साहब ने दिए हुए घटना में जो हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार आपको दीजिए। हम आरक्षण यानी हम हमारा प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं उनको। हमारी जितनी लोक संख्या है, हमारी जितना पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन के परसेंटेज में हम उनका आरक्षण ले रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। हमारा आरक्षण यदि देखा जाए तो शैक्षणिक इसमें भी देखिए हमसे वो ज़्यादा ही है ना, पढ़े हुए, नौकरियों में ज़्यादा है। यदि हम पॉलिटिक्स की बात करें, हर पॉलिटिक्स में उनके नेता है, हमारे नेता तो बहुत कम है। यदि कोई भी इसका यदि देखे, अपन ने कोई भी मंत्रिमंडल में देखी है, SC ST के कितने लोग रहते हैं और उनके कितने लोग रहते हैं, तो वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि भी हमारा हमारा विकास हुआ नहीं है? सबसे ज़्यादा विकास तो उनका ही हुआ है। विकास की हम बात करते हैं कि अभी जिस तरह से भारतीय संविधान ने आरक्षण दिया, उस वजह से शेड्यूल ट्राइब्स जो है, आदिवासी जमातियाँ जो है, वो शेड्यूल कास्ट, ये नौकरी में आ रही थी। लेकिन फिर एक बड़ी बात हुई कि सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, उसको निजीकरण की तरफ जा रहा है, और निजीकरण की तरफ जाने की वजह से नौकरियों में ये जो वर्ग है, वैसे भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये तो कुछ उच्च स्तर की नौकरियां नहीं पाते थे, ये निम्न स्तर की या मजदूर वर्ग की नौकरियां पाते थे। उसमें भी अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो क्या ये जो विकास आरक्षण की वजह से मिल रहा था, प्राइवेटाइजेशन की वजह से इस पर कोई ब्रेक लग रहा है? आपका कहना एकदम बराबर है। सरकार ने हर जगह में खाजगीकरण चालू कर दिया है, और इस खाजगीकरण के वजह से पहले हमारे आदिवासी के लोग, दलितों के लोग, NT के लोग हमें दिखते थे, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हुए दिखते थे। प्राइवेट सेक्टर यानी अभी उद्योग में ही नहीं रहा है, इंडस्ट्रीज में भी नहीं रहा है। आज तो एजुकेशन संस्था भी प्राइवेट सारी बहुत सारी हो गई है। उनका भी देखिए, उनका संचालन कौन कर रहे हैं, वहाँ पे नौकरियाँ कौन कर रहे हैं। और ये एक स्टेज है उनका वाला कि इस मागास वर्ग के लोगों को, ये वंचित लोगों को धीरे धीरे नौकरियों के पास से कैसे, नौकरियों से कैसा अलग किया जाए, इस मुख्य धारा से जुड़ने से इनको कैसे रोका जाए, ये एक उनका एक सुनियोजित उन्होंने रचा हुआ एक षड्यंत्र है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल। जंगल और जमीन की हम बात करते हैं तो उसका मालक तो आदिवासी है। सारे जो जंगल है उसकी सुरक्षा आज तक आदिवासियों ने की है। लेकिन इस निजीकरण के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जा रही, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, हमने बहुत सारे उदाहरण इस तरह से देखे, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र की भी बात करते हैं। तो ये जो आंदोलन है, इससे आदिवासियों का कितना नुकसान हो रहा है? आप देखिए कि भाई आदिवासियों, ये लोग जंगल में रहता था, उसको निसर्ग प्रेमी बोलते हैं, और निसर्ग प्रेमी रहने की वजह से उनका वो जल, जमीन और जंगल, इससे उसका बहुत गहरा नाता है। और जो रिश्ता उनका वाला है, उस रिश्ते से तोड़ने का एक
षड्यंत्र रचा जा रहा है। आदिवासी लोगों को जंगल में रहने से और ज़्यादा अंदर में धकेल रहे हैं वो। और जो खाजीकरण के जो कुछ कारखानदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो उद्योगपति है, वो एन कैन प्रकार से कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच के वो ज़मीन कैसे ताबे में लिए जाए इसका वो ये करते हैं। बहुत कम जो कुछ भी उनको दिया जाता है वो बहुत कम दिया जाता है। और इसमें कभी कभी उनको तुम्हारे बच्चों को नौकरियां देंगे, तुमको हम इतना दे रहे हैं। कभी कभी तो हमारे देखने में ये भी है कि इनमें जो दलाल लोग रहते हैं, ये दलाल लोग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। और इनके वजह से भी वो जो भी ट्राइबल लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में बसे हुए हैं, उनके ऊपर में प्रेशर डाल के उनके पास से वो ज़मीन ली जाती है। और इस वजह से एक्चुअल तो कानून ऐसा है कि आदिवासी की ज़मीन तुम ले नहीं सकते हो, फिर तुम विकास के नाम से आदिवासी की ज़मीन उद्योगपति को कैसे दे सकते हो? जब हमारी खेती हम दूसरे को नहीं बेच सकते, आपने देखा होगा कि आदिवासी की खेती बेच नहीं सकते, तो भी फिर आदिवासी की खेती अभी आपने देखी होगी, उनके जंगल काट रहे हैं। नागपुर शहर के आसपास में देखिए, पूरे महाराष्ट्र में देखिए, अभी मैं भी घूमता हूँ इधर उधर में, तो आपको देखने में मिलता है। हमारे कई राजाओं के महल छत्तीसगढ़ में हमारे जो जगह थी वो हमारे रामदेव बाबा ने दबा दिए। कोर्ट में कैसे चालू है? वहाँ के सरकार ने हमारी सुनी नहीं है। ऐसे तो ये कई जगह में ऐसे हो रहे हैं। यानी आदिवासियों को जमीन हड़प के उस पर विकास हो सकेगा क्या? आदिवासी और गरीब होगा? ये भी सोचने वाली बात। अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि जो आदिवासी है, जो पहले से उसकी अपनी अलग एक व्यवस्था रही है, अपना एक अलग संस्कृति भी रही है, वो संस्कृति जो है उसको हिंदू धर्म से कैसे जोड़ने का प्रयत्न चल रहा है। और हिंदुत्व में उस आदिवासी को जो ये खुद कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं इस देश का मूल निवासी, उसे हिंदुत्व की धारा के साथ जोड़कर उसका पॉलिटिकल प्रेजेंस कर और उसका पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश हो रही है। इस बात में कितना तथ्य है? देखिए, आदिवासी की एक अलग संस्कृति है और वो आज तक आपने देखा है वो अपनी संस्कृति में ही जीता है, मरता भी उसी में। आज ठीक है, पहले वो संस्कृति लिखित में नहीं मिल रही थी, लेकिन आजकल हम हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, हमने हमारी संस्कृति लिखना भी चालू कर दी है। जो हमारे पुरखों से आ रही थी उन्होंने अभी कहीं ना कहीं हमने लिखना शुरू कर दिए। लेकिन उसके हम पढ़ने के पहले एक तो हमारे ट्राइबल में एजुकेशन का जो परसेंटेज है बहुत कम था, और उस वजह से उसका फ़ायदा ये बाकी के जो स्वर्ण लोग हैं या ब्राह्मण कम्युनिटी बोली है, इन्होंने जो हमारा जो इतिहास था वो पूरा इतिहास को तोड़ मोड़ के अलग ढंग से हमारा इतिहास लिखना चालू कर दी। यार हमारे इतिहास में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ इन्होंने लिख के किए है, और जब हम आगे वाला हमारा ट्राइबल बच्चा आता है तो वही इतिहास पढ़ने को लग रहा है आजकल। यानी हमारा जो पुराना इतिहास है वो उसको दिख नहीं रहा है, और इस वजह से वो उधर में ज़्यादा जा रहा है। और इसमें ही हमारे कुछ संगठन है, आर्य जैसी संगठन है, हमारी संगठन तोड़ने के लिए भी वनवासी कल्याण आश्रम में बनाया ना उन्होंने, जिसका हमने ऑब्जेक्शन लिया उनके ऊपर में कि भाई वनवासी क्यों बोले तुमने, उसको अलग नाम दो ना। तो उन्होंने उनका प्रेजेंटेशन तो अलग ही ढंग के सा हो कि भाई ये आदिवासी वनों में रहते हैं, आदिवासी वनों में रहते हैं, इसलिए हम उनको उनके उत्थान के लिए हमने वनवासी कल्याण आश्रम बनाया। हमने तो उसके बारे में बहुत झगड़े भी हुए हैं इस बारे में। हमने उनको आदिवासी रहता है क्या वहाँ पे वनों में, बाकी भी कम्युनिटी वनों में रहते हैं ना। इस ढंग से जब उन्होंने अभी जो वनवासी कल्याण आश्रम ने जो किताबें निकाले हैं, जो उनका लिटरेचर है, वो अभी देखने के बाद में हमारी जो संस्कृति है उनको पूरे तोड़ मोड़ डाला है। आपने देखा होगा हमारे जो कुछ पुराने धार्मिक जो हमारे ये थे उस स्थलों को भी क्या क्या बोले, अभी उसका हिंदूकरण कर दिया। हिंदूकरण तो कर ही दिया है, अलग अलग नाम भी दे दिए उन्होंने। बिल्कुल। जैसे हम देखते हैं अभी आदिवासियों का जो इतिहास है बहुत
हम जिस शहर में बैठे हैं वो भी एक आदिवासी राजा ने बुलंदशाह ने उसको बसाया। ये नागपुर इतना ऐतिहासिक शहर है, लेकिन ना आदिवासियों के पास जंगल बचा है, ना आदिवासियों के पास ज़मीन बची है। अभी शिक्षा का आरक्षण धीरे धीरे ख़त्म करने के पीछे, क्योंकि स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन हो रहा है स्कूलों का। अब ये धीरे धीरे सारी विकास की जो चीज़ें संविधान ने दी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। उसमें जो नौकरियों में लगे थे हमारे आदिवासी भाई, और उनको उसमें भी प्रमोशन में आरक्षण था। अभी 7 तारीख का जो मई का जो जीआर महाराष्ट्र सरकार ने निकाला है, उससे ये जो प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता था उसे भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ऐसा लगता है आपको? यस यस, ये 7 मई के पीछे में जो मागास वर्गीयों का पदोन्नति में जो आरक्षण मिल रहा था उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, ऐसा मुझे भी लगता है। इसलिए पहले जब बीजेपी का सरकार था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो डाटा बोला था, यानी उनका प्रतिनिधित्व है क्या नहीं है, उनके कैपेसिटी है कि नहीं है, इसका जो डाटा उन्होंने मांगा था वो डाटा उन्होंने भेजा नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट में दिया ही नहीं, जानबूझ के नहीं दिया। एक षड्यंत्र है कि नहीं है? एक षड्यंत्र है कि उनको लगा कि यदि हमने उनको ये सब डाटा दे दिए तो ये मागास वर्ग को फिर से पदोन्नति प्रमोशन देने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, जैसे बाकी के स्टेट में किया, कर्नाटका में किया, वैसे ये दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। अभी 7 मई का जो निकाला है उन्होंने जीआर, क्यों निकाला भाई? तुम 20 अप्रैल को एक जीआर निकालते हो, बाद में 7 अप्रैल का जीआर निकालने के लिए आपको क्या आवश्यकता गिरी? इसलिए आवश्यकता गिरी मराठा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने 5 तारीख को डिसीजन दिया। इनमें भी हड़कंप मच गया कि भाई हम कैसे करेंगे, अभी हम मराठा समाज को कहाँ से आरक्षण देंगे? हम मराठा समाज के विरोध में नहीं है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन तुम हमारे जो टाटी में है वो क्यों देते भाई? हमको जो तुमने तो नहीं दिए हैं, हमको घटना से मिला हुआ है, बाबा साहब की वजह से हमको मिला है। ये सब जो मिलने वाला जो हमारा वाटा है वो तुम दूसरे को क्यों देते? आप अलग से उसका ये कीजिए ना। वो एक षड्यंत्र रचा गया है मराठा लोगों को देने के लिए, और ये षड्यंत्र के पीछे सुनियोजित चाल रखी खेली गई है। जब डाटा भी नहीं दे सके, 6 महीना हो गए, सुप्रीम कोर्ट के इस हिसाब से मुख्य सचिव ने जो कमेटी बनाए थे उसका डेट निकल गई। अभी हमारे मुंह के ऊपर में थोड़ा सा पोछा लगाने के लिए उन्होंने उसको अगस्त महीने 31 अगस्त तक उनको क्या बोलते मुदतवार दी है। ये गलत नहीं है उनका। तुम्हारे पास में ऑलरेडी मागास वर्गीयों का डाटा उनके पास में है, वो डाटा उन्होंने देना चाहिए। जैसे अभी ये लड़ाई तो लड़ना ही है आरक्षण की और प्रमोशन में भी आरक्षण की, लेकिन ये बात सामने आती है, ये कहा भी जाता है कि चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का आरक्षण हो, या कोई भी संवैधानिक लड़ाई हो, इसमें शेड्यूल कास्ट समाज आगे रहता है और शेड्यूल ट्राइब उनके पीछे है, और बहुत सारा शेड्यूल ट्राइब है इस लड़ाई में आना भी नहीं चाहता। ऐसा क्यों है कि आंदोलन की मुख्य धारा में, ये संविधान की मुख्य धारा में आदिवासी जुड़ नहीं पा रहे हैं? इसका मेन कारण ऐसा है, एक तो आदिवासियों में जो साक्षरता होना चाहिए घटना के प्रति वो बहुत कम है। और जैसा शेड्यूल कास्ट के लोगों को ने लड़ाई करके मूवमेंट चला के अपने हक मिला के लिए है, और शेड्यूल ट्राइब वैसा भी जंगल में रहने वाला, दूर रहने वाला है, उसको चढ़वड़ की ज़्यादा कल्पना नहीं है, और जो उनको एक जगह जो आना चाहिए वो आता नहीं था। अभी कहीं तो भी तुमको दिखने में पड़ रहा होगा, पहले का और अभी के वातावरण में बहुत फर्क है। आपने भी आंदोलन में देख रहे होंगे, हर जगह में ट्राइबल के जो भी संगठनाएं हैं वो संगठनाएं एससी के संगठनों के साथ साथ में काम कर रहे हैं। अभी पहले नहीं आता था, लेकिन अभी आना शुरू हो गया। अभी उनको एक भावना उनमें जागरूक हो गई है कि भाई लड़ेंगे तो जिएंगे, नहीं लड़ेंगे तो मर जाएंगे। और लड़ने के लिए जब हम सामूहिक तरह से लड़ेंगे तभी हम कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ले सकेंगे।
ये उसका मेन कारण है। अभी आप देखिए हर जगह में, अभी 26 तारीख का जो मूवमेंट हुआ है, ट्राइबल के हर संगठन ने, अभी एक दो संगठन रहती है वैसे कि हर समाज में वो संगठन कहीं ना कहीं रहती है, अलग अलग विचारधारा वाली, लेकिन मोस्टली लोगों ने, अभी नागपुर का इसमें देखेंगे तो सभी संगठनें यहाँ, ट्राइबल के सभी संगठनें आई थी। एक तो विदर्भ में यदि आपने देखा होगा तो एक में राजनीतिक पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, वो भी आई थी उस दिन, और उनके कार्यकर्ता हर जिले में, विदर्भ में जरा अच्छी पकड़ है उनकी वाली ट्राइबल के ऊपर में पॉलिटिक्स में, तो वो लोग भी अभी धीरे धीरे आ रहे हैं मूवमेंट में। अभी लोगों के साथ में भी चर्चा हो रही है कि भाई कैसा करना चाहिए, क्यों तो इसका जब तक हम मिलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। इसका एक बेस मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक जब तक हमारा संगठन मजबूत भी नहीं होगा, क्यों तो कोई भी सरकार रहे, कोई भी सरकार रहे, वो डरती किसको है? मतदारों से, उनके वोटिंग पावर से। जब तक हमारा वोटिंग पावर बढ़ेगा नहीं, जब तक हमारे वोटिंग पावर से इन प्रस्तापित राजकीय पार्टियों को जब हम बता नहीं सकेंगे कि नहीं भाई अभी हम भी जग गए हैं, आज तक जो किया वो किया, अब तुम कर नहीं सकोगे, ऐसी भावनाएं अभी लोगों में जागरूक होना चालू हो रही। टाइम लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसका अवश्य फल हमको मिले, भविष्य के आने वाले पीढ़ियों को तो जरूर मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। लड़ेंगे तो जिएंगे, अगर नहीं लड़ेंगे तो बिखर जाएंगे। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बीजेएनटी, उन्होंने एक साथ आकर, एक संग आकर केवल रिजर्वेशन या रिजर्वेशन में प्रमोशन की ये लड़ाई नहीं, चाहे शिक्षा हो, चाहे जल हो, चाहे जंगल हो, चाहे जमीन हो, इन सब के लिए एक होकर लड़ना होगा। क्योंकि सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा देश है, इतनी ज़मीन है, इतना जंगल है, इतना पानी है, इसमें भी प्रतिनिधित्व, इसमें भी हमारी संख्या के आधार पर हमें हिस्सा चाहिए होगा, और इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। मधुकर उके साहब, आप आवाज़ इंडिया टीवी के स्टूडियो में आए और बेबाकी से अपनी बात रखी और प्रतिनिधित्व करते हैं आप शेड्यूल ट्राइब्स का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।